दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस वक्त भारत के करीब 12 राज्यों में एसआईआर वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, जिसके तहत वोटर लिस्ट को साफ और अपडेट किया जा रहा है। और इसी प्रोसेस में बहुत सारे लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। इससे पहले आपने बिहार में भी देखा होगा कि वहां करीब 65 लाख लोगों के नाम डिलीट कर दिए गए थे। और अब सिर्फ बिहार ही नहीं, बल्कि यूपी समेत बाकी राज्यों में भी घुसपैठियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू हो चुकी है और कई लोगों को पकड़कर डिटेंशन कैंप्स में भेजा जा रहा है। दोस्तों, इसी माहौल के बीच अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एसआईआर और घुसपैठियों 1000 लोगों के नाम डिलीट कर दिए गए थे। और अब सिर्फ बिहार ही नहीं, बल्कि यूपी समेत बाकी राज्यों में भी घुसपैठियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू हो चुकी है और कई लोगों को पकड़कर डिटेंशन कैंप्स में भेजा जा रहा है। दोस्तों, इसी माहौल के बीच अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एसआईआर और घुसपैठियों पर एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसे सुनकर सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में हलचल मच गई है। और यकीन मानिए, उनका यह बयान सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। और अगर आप भी समझते हैं कि यह एसआईआर सिस्टम मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इस वीडियो को दिल से लाइक और शेयर जरूर कर दें। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ कई बार मुसलमानों को लेकर विवादित बयान दे चुके हैं और अब एक बार फिर उन्होंने एसआईआर और मुसलमानों को लेकर ऐसा बयान दे दिया है, जिसके बाद सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पर बड़ी चर्चा शुरू हो चुकी है। तो आखिर उन्होंने क्या कहा और क्या इसके पीछे कोई बड़ा प्लान छुपा है? इसी की हकीकत आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, इस वक्त उत्तर प्रदेश समेत भारत के 12 राज्यों में हालिया वोटर लिस्ट को फ्रीज कर दिया गया है। अब नई वोटर लिस्ट 7 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी। अब इस नई वोटर लिस्ट में किसका नाम जुड़ेगा और किसका नाम कटेगा, इसके लिए इस वक्त भारत के 12 राज्यों में एसआईआर वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। हालांकि इसे लेकर चुनाव आयोग का कहना है कि यह एसआईआर इसलिए करवाया जा रहा है ताकि इसके जरिए से वोटर लिस्ट को साफ सुथरा बनाया जा सके, क्योंकि हालिया वोटर लिस्ट में बहुत सारे नाम ऐसे जुड़े हुए हैं जो इस दुनिया से जा चुके हैं, यानी कि जिनका इंतकाल हो चुका है। इसके अलावा बहुत से लोगों के नाम दो जगहों पर भी जुड़े हुए हैं, एक शहर में और एक गांव में। और यही नहीं, इसके साथ ही बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो गलत तरीके से भारत में घुस आए हैं और फिर यहां पर आकर उन्होंने गलत तरीके से अपना आधार कार्ड बनवा लिया और फिर वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा लिया। बस इन्हीं सब बातों को लेकर चुनाव आयोग का कहना है कि अब इन तमाम नामों को सही करने के लिए और वोटर लिस्ट को साफ सुथरा करने के लिए ये एसआईआर वेरिफिकेशन का काम करवाया जा रहा है, ताकि जो भारत देश का असली नागरिक है, सिर्फ उसका ही नाम नए वोटर लिस्ट में आए और सिर्फ उसको ही वोट देने का अधिकार मिल सके। अब जैसा कि आप सब जानते होंगे कि यह काम सबसे पहले बिहार में हुआ था, जिसके तहत बिहार में 65 लाख लोगों के नाम नई वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं और उनकी नागरिकता को छीन लिया गया है। बस अब इसी बात को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अवैध घुसपैठियों को लेकर सख्त कार्रवाई करने का ऐलान कर दिया है। हम आपको बता दें कि 22 नवंबर 2025 को जारी निर्देशों के तहत योगी सरकार ने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई है, जो खास तौर से बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और दूसरे देशों से आने वाले मुसलमानों को निशाना बनाती है। योगी आदित्यनाथ का यह अभियान 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर वेरिफिकेशन से जुड़ा हुआ है। इसे लेकर योगी आदित्यनाथ ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि वह ज्यादा से ज्यादा घुसपैठियों की पहचान करें और फिर उन्हें डिटेक्शन कैंपों में डाला जाए। इसे लेकर योगी आदित्यनाथ ने अपने सभी जिला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है, यानी कि अपने सभी 75 जिलों के डीएम को सख्त आदेश दिया है कि वह अवैध घुसपैठियों की तत्काल पहचान करें और इसके बाद उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाए। इसके लिए योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के हर जिले में टेम्परेरी डिटेक्शन कैंप बनाने के आदेश भी जारी किए हैं, जिनमें इन घुसपैठियों को रखा जाएगा। और यही नहीं, इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने है मुसलमान डर रहे हैं कि कहीं वह एसआईआर वेरिफिकेशन नहीं करवा पाए तो उन्हें डिटेंशन कैंपों में डाल दिया जाएगा और फिर उनकी नागरिकता को
खत्म कर दिया जाएगा। तो ऐसे लोगों को हम बता दें कि अगर आपका नाम नई वोटर लिस्ट में नहीं आया, तब भी आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद भी आपको पूरा पूरा मौका दिया जाएगा अपनी नागरिकता को साबित करने का। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि जो लोग अपने दस्तावेज नहीं दिखा पाए तो उनको फौरन ही इस देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। याद रखें, ऐसे लोगों को अगर एजेंसियां विदेशी नागरिक साबित कर भी देती हैं, तो फिर भी ऐसे लोगों को फौरन ही भारत से बाहर नहीं निकाला जाएगा। ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब उस शख्स की नागरिकता किसी दूसरे देश से साबित हो जाए और वह देश उसे लेने के लिए तैयार भी हो जाए। जब तक ऐसा नहीं होगा, तब तक उसे डिटेक्शन कैंपों में रखा जाएगा। दोस्तों, तो यह थी एसआईआर वेरिफिकेशन, वोटर लिस्ट और घुसपैठियों से जुड़ी पूरी हकीकत। अब सवाल यह है कि क्या इस पूरे सिस्टम के पीछे सिर्फ सिक्योरिटी है या फिर आने वाले वक्त की कोई बड़ी सियासी चाल? क्योंकि यह बातें सिर्फ चुनाव और वोटों से जुड़ी नहीं हैं, बल्कि भारत की सियासत का आने वाला नक्शा भी इसी से तय होने वाला है। और दोस्तों, जब बात सियासत की आती है, तो फिर यह जानना भी जरूरी हो जाता है कि आखिर इस मुल्क में वह कौन-कौन से मुस्लिम नेता हैं जो आज भी सियासत में बड़ा असर रखते हैं और जिनकी बात आज भी करोड़ों लोग सुनते हैं। तो दोस्तों, अब बिना वक्त जाया किए बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की तरफ, जहां हम बात करने वाले हैं भारत के उन 5 सबसे ताकतवर मुस्लिम सियासी रहनुमाओं की, जिनका नाम सिर्फ एक लीडर की तरह नहीं, बल्कि एक तात की तरह लिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे मुल्क भारत में रहने वाले ज्यादातर लोग सियासत में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। शायद यही वजह है कि अगर आप गौर करें तो भारत के हर कोने में, चाहे छोटा शहर हो या बड़ा गांव हो या कस्बा, हर मजहब और हर बिरादरी में आपको कोई ना कोई छोटा या बड़ा सियासी रहनुमा जरूर नजर आएगा। यानी हमारे मुल्क में नेताओं की कमी नहीं है। लेकिन अब आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के 5 ऐसे खास मुसलमान सियासी रहनुमाओं की, जिन्हें मुल्क के सबसे ताकतवर मुस्लिम नेताओं में शुमार किया जाता है। तो दोस्तों, भारत के 5 सबसे ताकतवर मुस्लिम नेताओं की इस लिस्ट में 5वें नंबर पर नाम आता है आजम खान का। आजम खान की पैदाइश 14 अगस्त 1948 को रामपुर में हुआ था। इस हिसाब से आजम खान की उम्र इस वक्त लगभग 77 साल के करीब हो चुकी है। आपको बताते चलें कि आजम खान की गिनती उन चंद नेताओं के साथ की जाती है कि जिन्होंने अपनी होशियारी के बलबूते पर देश की एक मशहूर और ताकतवर पार्टी यानी समाजवादी पार्टी की बुनियाद रखी थी। समाजवादी पार्टी की बुनियाद रखने में और उसको इतना ज्यादा ताकतवर बनाने में मुलायम सिन्हा यादव के बाद अगर सबसे बड़ा किरदार किसी ने अदा किया है, तो वह हैं आजम खान। आसान लफ्जों में हम यह भी कह सकते हैं कि आजम खान के बिना मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी को कभी भी इतना ताकतवर नहीं बना सकते थे। आजम खान ने अपनी राजनीतिक जिंदगी को शुरू करने से पहले लॉ की पढ़ाई की थी, जो कि उन्होंने मशहूर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की थी। और फिर पॉलिटिक्स में आने के बाद भी उन्होंने अपनी कामयाबियों के ढेर बखूबी गाड़े। आपको जानकर हैरानी होगी कि आजम खान हमारे देश भारत के इकलौते ऐसे मुस्लिम नेता हैं कि जो 1, 2 या 3 बार नहीं, बल्कि लगातार 9 बार एमएलए रहे हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट में वह एक लंबे वक्त तक कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं। समाजवादी पार्टी में आजम खान के कद का अंदाज हम लोग इस बात से भी लगा सकते हैं कि समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट में आजम खान को सेकंड चीफ मिनिस्टर यानी दूसरा मुख्यमंत्री भी कहा जाता था। मगर आजम खान के लिए बदकिस्मती की बात यह है कि पिछले 2-3 साल से यानी 2023 में वह लगातार सैकड़ों मुकदमों की वजह से जेल में बंद थे और 2 साल जेल की सजा काट कर बाहर हुए हैं। और आपको यह जानकर शायद हैरानी होगी कि जिन मुकदमों के बलबूते पर आजम खान को जेल में डाला गया था, उनमें बकरी चोरी, किताब चोरी और इस जैसे बहुत सारे छोटे और अजीबोगरीब मुकदमे भी शामिल हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत के चौथे सबसे ताकतवर मुस्लिम नेता के बारे में, और वह हैं जम्मू कश्मीर के गुलाम नबी आजाद। गुलाम नबी आजाद की पैदाइश 7 मार्च 1949 को हुई थी। इस हिसाब से इस वक्त गुलाम नबी आजाद की उम्र लगभग 76 साल हो चुकी है। गुलाम नबी आजाद भारत देश की सबसे पुरानी पार्टी यानी कांग्रेस के एक मशहूर नेता हैं, जो न सिर्फ एक बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बल्कि साथ ही साथ मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में
हेल्थ मिनिस्टर का ओहदा भी संभाल चुके हैं कि इसके अलावा 2014 से लेकर 2021 तक लगातार राज्यसभा में भी गुलाम नबी आजाद विपक्ष के मेन लीडर के तौर पर काम करते रहे हैं। गुलाम नबी आजाद ने भारत की राजनीति में क्या किरदार अदा किया था? इस बात का अंदाजा हम लोग इस बात से भी लगा सकते हैं कि जब 2021 में गुलाम नबी आजाद राज्यसभा से विदाई ले रहे थे, तो पूरा का पूरा देश रो रहा था। राज्यसभा में बैठे हुए सारे के सारे नेता, अब चाहे वह बीजेपी थे, कांग्रेस थे या किसी भी पार्टी से थे, सब के सब इमोशनल हो गए थे। दोस्तों, गुलाम नबी आजाद को सन 2022 भारत के गवर्नमेंट की तरफ से पद्म भूषण के अवार्ड से भी नवाजा गया है। एक्सपर्ट्स की माने तो सन 2009 से लेकर सन 2014 तक, यानी जिस दौर में गुलाम नबी आजाद ने भारत के हेल्थ मिनिस्टर के पद को संभाला था, उस दौर में बहुत सारी कामयाबियों के झंडे गाड़े थे और भारत को पोलियो मुक्त बनाने में भी एक अहम किरदार अदा किया था। और इन्हें कहा, इसकी वजह से ही उनकी कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से भी तारीफ की गई थी। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे देश भारत के तीसरे सबसे ताकतवर मुस्लिम नेता के बारे में, और वह हैं मोहम्मद हामिद अंसारी। हामिद अंसारी का ताल्लुक भी कांग्रेस पार्टी से है। हामिद अंसारी का जन्म 1 अप्रैल 1937 को हुआ था। इस हिसाब से इस वक्त उनकी उम्र लगभग 88 साल के करीब पहुंच चुकी है। बात करें अगर हामिद अंसारी की एजुकेशन के बारे में, तो आपको बताते चलें कि हामिद अंसारी ने अपनी तालीम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साथ साथ यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता से हासिल की है। इसके अलावा हामिद अंसारी की कामयाबियों की लिस्ट बहुत लंबी है। सबसे पहले तो आप लोग यह जान लें कि यह हामिद अंसारी उन्हीं मुख्तार अहमद अंसारी के पोते हैं कि जिन्होंने हमारे देश भारत की आज़ादी में तो एक किरदार अदा किया ही था, साथ ही साथ जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखने में भी एक अहम 3 किरदार अदा किया था। बात करें अगर हामिद अंसारी की कामयाबियों के बारे में, तो सबसे पहले तो आप लोग यह जान लें कि हामिद अंसारी लगातार 2 बार हमारे देश भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। उपराष्ट्रपति बनने से पहले भी हामिद अंसारी ने न सिर्फ एक लंबे वक्त तक अरब के इलाके में भारत के एक राजदूत के तौर पर काम किया था, बल्कि साथ ही साथ एक लंबे वक्त तक यूनाइटेड नेशन में भी इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। आप लोगों के लिए यह बात जान लेना भी जरूरी है कि इस वक्त हामिद अंसारी एक ऐसे नेता हैं कि जिनकी गिनती भारत के सबसे काबिल नेताओं के साथ की जाती है, क्योंकि हमारे देश भारत में बहुत कम ही ऐसे नेता हैं कि जो हामिद अंसारी जैसे काबिल और पढ़े लिखे माने जाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत देश के दूसरे सबसे ताकतवर मुस्लिम नेता के बारे में, और वह है बदरुद्दीन अजमल। मौलाना बदरुद्दीन अजमल की उम्र इस वक्त लगभग 69 साल हो चुकी है। उनका जन्म 12 फरवरी 1956 को हुआ था। आपको बताते चलें कि बदरुद्दीन अजमल ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। इनकी पार्टी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी है। बीजेपी और कांग्रेस के बाद असम की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है। असम की टोटल 126 सीटों में से इनकी पार्टी का कब्जा 15 सीटों पर है। मशहूर नेता बदरुद्दीन अजमल की तरफ से कायम किया गया अजमल फाउंडेशन इस वक्त असम का सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन बन चुका है, जिसके अंडर में ना सिर्फ बहुत सारे लोग, मेडिकल फैसिलिटीज, 126 सीटों में से इनकी पार्टी का कब्जा 15 सीटों पर है। मशहूर नेता बदरुद्दीन अजमल की तरफ से कायम किया गया अजमल फाउंडेशन इस वक्त असम का सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन बन चुका है, जिसके अंडर में ना सिर्फ बहुत सारे लोग मेडिकल फैसिलिटीज हासिल कर रहे हैं और के साथ साथ एजुकेशन भी हासिल कर रहे हैं। मौलाना बदरुद्दीन अजमल के इस वक्त पूरी असम स्टेट में ना सिर्फ 50 से ज्यादा स्कूल चल रहे हैं, बल्कि 20 से 25 के करीब कॉलेजेस भी मौजूद हैं। इसके अलावा अजमल फाउंडेशन के अंडर ही में हर साल सुपर 40 नाम की एक ऐसी बड़ी स्कीम चलाई जाती है कि जिसके तहत हर साल 40 बच्चों को आईएएस जैसे बड़े एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है। दिलचस्प बात यह है कि बदरुद्दीन अजमल एक नेता होने के साथ साथ कामयाब बिजनेसमैन भी हैं। उनकी एक कंपनी है कि जिसको अजमल परफ्यूम के नाम से जाना जाता है। अजमल परफ्यूम नाम की इस कंपनी के परफ्यूम दुनिया में यूज किए जाते हैं। उनकी इस कंपनी के बड़े बड़े शोरूम रूस, अमेरिका, दुबई और जापान जैसे बड़े बड़े देशों में मौजूद हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उस नेता के बारे में जो इस लिस्ट में टॉप पर मौजूद है, यानी भारत के सबसे ताकतवर मुस्लिम नेता के बारे में, और वह कोई और नहीं
बल्कि हैदराबाद के असदुद्दीन ओवैसी हैं। आपको बताते चलें कि असदुद्दीन ओवैसी का जन्म 13 मई 1969 में हुआ था। इस हिसाब से उनकी उम्र इस वक्त लगभग 56 साल के करीब हो चुकी है। लंदन से ग्रेजुएट असदुद्दीन ओवैसी को इस वक्त भारत के सबसे काबिल और सबसे पढ़े लिखे नेताओं में गिना जाता है। जब कभी भी किसी भी मुद्दे पर असदुद्दीन ओवैसी अपनी बात रखते हैं, तो उनके तर्कों को सुनने के बाद ज्यादातर लोगों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। असदुद्दीन ओवैसी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रेसिडेंट हैं, जो एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है कि जिसका पिछले 40 से 50 साल से लगातार हैदराबाद के इलाके में बड़ा दबदबा माना जाता है। मगर पिछले कुछ सालों से अब असदुद्दीन ओवैसी अपनी इस पार्टी के दबदबे को हैदराबाद के अलावा देश के दूसरे कोनों में भी फैलाना चाहते हैं, और शायद वह इस चीज में कामयाब भी हो रहे हैं, क्योंकि इस बात में कोई शक नहीं है कि पिछले कुछ सालों के अंदर असदुद्दीन ओवैसी देश के हर कोने में बड़ी फैन फॉलोइंग बना चुके हैं। दोस्तों, हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी के बहुत सारे स्कूल्स, कॉलेजेस के साथ साथ बहुत सारे हॉस्पिटल्स भी चलते हैं, जिन हॉस्पिटल के अंदर हजारों लोगों का मुफ्त इलाज किया जाता है। आपको बताते चलें कि भारत की सरकार असदुद्दीन ओवैसी को संसद रत्न के अवार्ड से नवाज चुकी है। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी का नाम पूरी दुनिया के 500 सबसे प्रभावशाली मुसलमानों की लिस्ट में भी शामिल किया जा चुका है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।